नमस्ते बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कृपया क्लासेस पर आपका स्वागत है। जो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के अनिवार्य हिंदी की बुक एक्सरसाइज भाग 2, उसका चैप्टर का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही हैं, वो हमने कल व्याख्या सहित देख ली थी और आज देखेंगे अभ्यास क्वेश्चन। इनके इसके चैप्टर के पीछे जो अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम बाद में देख लेंगे, और जो इनके पाठ परिचय और कवि परिचय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो पहले हम देख लेते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं इनके कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में 1899 में हुआ। तो कहाँ और कब हुआ? बंगाल के महिसादल में, निराला 99, ऐसे याद रख लेना, 1899 निराला। और देखो ये किसकी विचारधाराओं से प्रभावित थे? तो वे विवेकानंद और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इनकी विचारधाराओं से निराला जी प्रभावित थे। और इनकी जो देहांत कब हुआ? 1961 में। तो निराला जी हैं वो मतलब एक निराले ही थे, व्यक्ति तो उसका निराला ही था, और इसका उपनाम है वो निराला था। मूल नाम तो सूर्यकांत त्रिपाठी था और निराला है इसका उपनाम है। तो वो अपनी परिस्थिति और विषम जो परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने ही तरीके से जीवन जीना बेहतर समझा, और जो विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने के अदम्य गुण जो है वो उसकी कविताओं में सुनाई पड़ती है। और इस प्रकार भी इनकी कविताओं में है वो जीवन का यथार्थ चित्रण वो करते हैं, मानव की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। और देखो गुलामी के प्रति तो तीव्र आक्रोश उसकी कविताओं में दिखाई पड़ता है, परतंत्रता के प्रति तो तीव्र आक्रोश और अन्याय के प्रति भी उनकी कविताओं में यही अपने भाव व्यक्त करते हैं। इससे तो उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुक्ता और नए पत्ते। तो देखो कुकुरमुक्ता का अर्थ है जो मशरूम, और इसमें कवि ने जो सर्वहारा वर्ग की तो प्रशंसा की है, जो शोषित वर्ग हैं उनकी तो, और जो धनवान हैं, शोषण करने वाले हैं, उसकी घोर निंदा की है। ठीक है। और एक इसकी रचना है राम की शक्ति पूजा, जो कि संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि मानी जाती है। उसमें असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। ठीक है। और एक देखो इसका इम्पोर्टेंट जो पत्रिका निकाला करते थे वो मतवाला नाम की, वो भी साहित्य जगत में इसे ख्याति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतवाला पत्रिका का नाम है मतवाला। और जो निराला रचनावली के नाम से इसकी 8 खंडों में पूरी रचनाएं जो भी काव्य कृतियाँ हैं, संपूर्ण जो काव्य कृति इतिहास जो साहित्य में उसने लिखी थी वो पूरी निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। सिलक में छायावादी रचनाकारों ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। तो देखो मुक्तक छंद है वो कविता का वह रूप होता है जो किसी छंद विशेष के साथ नहीं रची जाती है, और न ही इसमें तुकांत होती है, तुकबंदी नहीं होती है। वो एक मुक्तक की जो कविता है वो सहज भाषण जैसी प्रतीत होती है। हिंदी में जो मुक्तक छंद की परंपरा है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रारंभ की थी, यानी कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं निराला जी। तो देखते हैं अभी इस कविता में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। उत्साह है, उत्साह का अर्थ तो पता ही है आपको, उमंग, जोश से, और इसका जो विलोम होता हुआ होता है निरुत्साह है, और ये ओज गुण में लिखी हुई है। और देखो चलो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं? बादल गरजो उत्साह कविता में। तो देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें एक तो देखो, बादलों को गरजने के लिए ही क्यों कह रहा है कवि? बादलों को गरजने के लिए ही क्यों कह रहा है? बादल कवि है, बादलों को क्या आग्रह कर रहा है, बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? यानी गरजने के लिए कह रहा है। गरजने के लिए क्यों कह रहा है, बरसने के लिए क्यों नहीं कह रहा? तो गरजने के लिए कवि है वह बादलों को गरजने के लिए कहने का आशय ये है कि वो
लोगों में नई चेतना जगाने वाला और उत्साहवर्धक स्वर है वो सुनाना चाहता है। और गर्जना शब्द जो नई चेतना लाने वाला एक क्रांति का सूचक माना जाता है। वह चाहता है कि वो जड़ता से ग्रसित जो समाज है वे में चेतना और सृजनात्मक उत्साह भर जाए और क्रांति की भावना जागे। कवि चाहता है कि बादल गरज कर संसार में नवजीवन का संचार पैदा कर दे। और देखो यहाँ पर ललित ललित काले घुंघराले बालों से क्या आस है, तो आस से तो आपको हर पंक्ति का अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर आस से मालूम होगा तो हर क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पर कर सकोगे। ठीक है, तो कवि ने बादलों में काले और घुंघराले केसों वाले सुंदर बालक का सा रूप दिखाई दिया, यानी सुंदर बालक के रूप की उसमें कल्पना की बादलों में। और आकाश में छाए जो बादल किसी बालक के काले और घुंघराले बालों के समान सुंदर हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहा है। वे एक अबोध बालक की कल्पना के से पहले यहाँ पर बादलों को बता रहा है। यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और देखो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, जैसे कवि का बादलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो कवि बादलों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है, नया जीवन देने वाला। और ये भी बन जाए कवि ने बादल को नवजीवन वाला क्यों कहा है ना। तो कवि बादलों को एक कवि के समान नया जीवन का संदेश देने वाला तथा एक सृष्टा माना है। जिस प्रकार कवि है अपनी कविता में लोगों को नवीन जीवन की प्रेरणा देता है, उसी प्रकार बादल जल की वर्षा कर पौधों को नई जिंदगी प्रदान करता है। बादल किसका प्रतीक है और क्यों। बादल किसका प्रतीक है और क्यों। बादल है वो एक नवीन परिवर्तन तथा क्रांति का प्रतीक है। बादल जल बरसाकर पौधों को नई जिंदगी देता है और वह अपने गर्जन तर्जन द्वारा पुराने वृक्षों को उखाड़ फेंकता और नए पौधों को अपने जल से सींचकर नई सृष्टि की रचना करता है। यानी पुराने रूढ़िवादिता के लोगों के विचारों को परिवर्तन करके उसमें नए भाव नई जागृति लाकर नए विचार पैदा करना होता है। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाए। और देखो एक क्वेश्चन बन रहा है कि कवि बादल से क्या करने का अनुरोध कर रहा है। वही है कि बादल है वो गरजने के लिए अनुरोध कर रहा है। क्यों। अपने गर्जन से उसके हृदय में परिवर्तन और क्रांति का संदेश देने वाले भाव जगाना चाहता है और उसको एक नए समय के अनुकूल एक रचना करने की प्रेरणा दे, वो अनुरोध कर रहा है। कवि अनुरोध कर रहा है कि मैं उसके मन में ऐसे भाव पैदा करे कि एक नई और समय के अनुकूल एक रचना रच सके, एक कविता की रचना कर सके। उसकी कविता में ऐसे भाव भरें कि जिससे लोग नए निर्माण के लिए प्रेरित हो। नूतन कविता फिर वर दो बादल गरजो, यहाँ पर इसका यही आशय है। बादल जो ये कविता है उत्साह शीर्षक की, इसमें ये कौन से काल की है ये भी पूछ लेंगे, तो वही छायावादी काव्य धारा की कविता है। और जो देखो विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाक सकल जल, तो कवि ने विकल विकल और अनमना किसे बताया है और क्यों बताया है। और निदाक का क्या अर्थ है, यहाँ पर निदाक का कवि का क्या अर्थ है ये पूछ लेगा। तो देखो यहाँ पर कवि ने विश्व के लोगों को जो व्याकुल और अनमने बताया है, ये गर्मी के भीषण ताप से व्याकुल और अनमने हो रहे हैं। संकेतार्थ ये है, यहाँ पर भाव ये है कि जो लोग दुखी हैं और समस्याओं के संताप से व्याकुल हैं, उन लोगों के लिए किया गया। निदा का तो सामान्य अर्थ तो तपाने वाली गर्मी होता ही है, और भाव यही है कि जो धरतीवासी हैं कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्टों की ओर व्यंजित किया गया है निदाग शब्द का अर्थ यहाँ पर, है ना। और इस पंक्ति का आशय भी यही है कि जो संसार में जो पीड़ित लोग हैं और उसकी जो समस्याओं से जिन समस्याओं से वे पीड़ित हैं उसके निवारण के लिए और उसमें उसकी क्रांति का भाव जगाने के लिए बादल को आह्वान कर रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर भर दो शीतल कर दो बादल। जल से शीतल करने का क्या आशय है ना। जल से शीतल करने का कवि का क्या आशय है यहाँ पर कि वर्षा ऋतु आने के बाद अपने शीतल जल से धरती का ताप शांत करता है, और इसलिए कवि ने बादल से तप्त धरा को शीतल करने की बात कही है। और इसके अतिरिक्त तप्त धरा से कवि का आशय है विभिन्न प्रकार के कष्टों से जनता जो दुखी है उनसे है। बादल में नए जीवन प्रदान करने की क्षमता होती है, और बादल से जगत के प्राणियों, कवि है वो बादल से जगत के दुखी जो प्राणी है उसके नवजीवन भरने का उसमें अनुरोध कर रहा है। बादल कवि है
बादल से क्या अनुरोध कर रहा है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाएगा। और जल से शीतल करने का आशय भी कवि को यही है कि जो गर्मी की ऋतु के बाद बादल आकर धरती को अपनी वर्षा से शीतल कर देते हैं। और कवि बादल का आह्वान करता है कि वह पृथ्वीवासियों के कष्टों से मुक्ति प्रदान करे, सुख शांति उसे प्रदान करे। बादल को अनंत के घन कहने का भी यही तात्पर्य है कवि का कि बादल विस्तृत आकाश में दूर दूर तक छा जाओ और धरती का ताप मिटा दो। ठीक है। और इसका मानवीकरण तो हुआ ही है, जो मानवीकरण अलंकार हुआ इसमें मुख्य रूप से होगा। और अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, और पुनरुक्ति अलंकार भी है जैसे, और उपमा अलंकार तो है इसमें, है ही बता दिया मैंने। बाल कल्पना के से पाले इसमें उपमा अलंकार होगा। और घेर घेर घोर गगन ललित ललित काले घुंघराले कवि नवजीवन के से पाले इसमें अनुप्रास से अलंकार होगा। यानी वर्णों का जो आवर्ती होती है बार बार जिस पंक्ति में, उसमें तो अनुप्रास अलंकार होता है। और जिसमें वो जो शब्दों की आवर्ती होती है उसमें होता है पुनरुक्ति प्रकाश से अलंकार। जैसे घेर घेर ललित ललित ना, घेर घेर ललित ललित, इसमें क्या है, वर्णों की आवर्ती भी है, शब्दों की आवर्ती भी है, तो अनुप्रास भी होगा और जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा। ठीक है। तो चलो आगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मने विश्व के निधाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप धराजल शीतल कर दो बादल गरजो। तो देखो यहाँ पर किसको विकल और अनमना बताया है कवि ने। विकल विकल व्याकुल व्याकुल, उन्मन अनमना, और निधाग जो ग्रीष्म ऋतु की जो गर्मी होती है उसके लिए किया गया है। तो ये हो गया हमारा। तो आगे चलो अगली कविता में। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है का मतलब है समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? बसंत ऋतु की सौंदर्य। बसंत ऋतु का जो सौंदर्य है वो समा ही नहीं समा रहा है। उसकी व्यापकता का वर्णन किया गया, फागुन महीने का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलो, अट नहीं रही है आभा तन की, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा सरी पट नहीं रही है। तो पट नहीं रही है का मतलब भी समा ही नहीं रही है, यही अर्थ होगा। और सट नहीं रही है, सटना यानी समाना, सीमित होना, और सट नहीं रही यानी सीमित नहीं हो रही है। अट नहीं रही है इसका अर्थ भी है समा नहीं रही है, समाहित नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखो, अब का अर्थ है कांति, सुंदरता। फागुन है वो जिसमें होली का उत्सव आता है, वो महीना होता है। और ऋतु होती है बसंत ऋतु। तन का अर्थ होता है शरीर। तो ये आपको शाब्दिक अर्थ तो इनके जो वर्ड हैं वो याद रखने हैं। और देखो यहाँ पर सांस का अर्थ यही है सुगंधित हवा। इस कविता में सांस का अर्थ कवि का तात्पर्य है सुगंधित हवा। जो बसंत ऋतु में मंद मंद जो सुगंधित हवा चलती है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पाट पाट का अर्थ होता है स्थान स्थान पर, और पर अर्थ होता है पंख। नभ का अर्थ होता है बादल, ये आकाश। और आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यहाँ पर ये मुहावरा हो जाएगा। तो चलो फिर पाठ पाठ स्थान स्थान। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखते हैं। कवि ने फागुन की शोभा फागुन की जो आभा है वो उसकी क्या विशेषता बताई, फागुन महीने की क्या विशेषता बताई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो से कवि का क्या आशय है। तो ये आशय तो आपको हर लाइन में पता ही होना चाहिए। कवि ने फागुन की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि ये शोभा इतनी अधिक व्यापक है, इतनी अधिक मतलब चारों ओर फैली हुई है, असीमित है कि प्रकृति में समा ही नहीं रही है। फागुनी वातावरण के अंग अंग से यह झलक पड़ रही है और चारों ओर प्रकृति की सुंदरता के दर्शन हो रहे हैं। ठीक है। कवि है वो फागुन की जो सुगंधित पवन होती है उससे सांस से का अर्थ यहाँ पर लिया गया है। जब कहीं भी सुगंधमय वायु चलती है तो घर घर महकने लग जाता है। कवि ने फागुन की एक सजीव प्राणी मानते हुए कल्पना की है कि उसकी सांस लेने से हर घर सुगंध से भर जाता सा। ठीक है। और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, घर घर किससे भर जाता, सुगंधित वायु से।
फागुन में पक्षियों का व्यवहार कैसा होता है? आँख हटाता तो हट नहीं रही है। इस पंक्ति का क्या आशय है? फागुन मास में वृक्षों की डालियों और फूलों की शोभा कैसी होती है? पत्तों से लदी डाल कहीं कहीं हरी कहीं लाल, तो इसका क्या आशय है? और देखो यहाँ पर जो भाषा है वो कौन सी है, मुहावरा कौन सा है, अलंकार कौन सा है, बस कौन से काल की कविता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। तो देखो यहाँ फागुन ने पक्षियों का जो व्यवहार होता है वह कैसा होता है। यहाँ पर उड़ने को नभ में तुम पर कर देती हूँ। तो देखो जब फागुन का जो मादक वातावरण होता है, पक्षियों को बड़ा मस्त लगता है और वे भी अठखेलियाँ करते हुए इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से इस डाल पर, इस वाटिका से उस वाटिका में उड़ान भरते रहते हैं। जब सारे पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो सारा आकाश से उसके रंग बिरंगे पंखों से भर जाता है, पंखमय हो जाता है, पंख ही पंख दिखाई देते हैं। और जो फागुन वसंत ऋतु का जो महीना होता है, इस समय प्राकृतिक दृश्यों की शोभा चरम पर होती है और ये जो सौंदर्य है दर्शक के नेत्रों को जब अपनी शोभा के जादू से बंधन में, अपनी शोभा के जादू से बंधन में बांध लेते हैं और देखने वाला चाहकर भी उसके जो दृष्टि है वो उससे हटा नहीं पाता है। कवि ने साथ ही यह भी, मतलब जो कवि है वो प्राकृतिक सौंदर्य को जो देख रहा है तो कवि के साथ भी यही हो रहा है, अपने बाहों को प्रकट कर रहा है और उसकी आंखें भी फागुनी सुंदरता से हटाए नहीं हट रही हैं। जो फागुन के मास में वृक्षों की डालियाँ और फूलों की शोभा कैसी होती है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। फागुन में जो जो वृक्षों की डालियाँ होती हैं वो हरी और लाल रंग की होती है। कहीं समूह में खिले फूलों को देखकर ऐसे लग रहा है कि मानो फागुन के गले में ये मंद मंद सुगंध वाली माला है वह शोभायमान हो रही है, फूलों की माला शोभायमान हो रही है। जो प्रकृति रूपी जो दुल्हन है उसके गले में फूलों की माला सजी हुई है। बसंत ऋतु है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, तो यहाँ पर यही इसका तात्पर्य होगा। और देखो जो भाषा व खड़ी बोली है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, ये मुहावरा याद रखना है आपको। और पुनरुक्ति प्रकाश जैसे घर घर और पर पाट पाट, ये जो आया है यहाँ पर पाट पाट और पर यहाँ पर तो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश। और अनुप्रास है, नहीं रही है, घर घर भर, पर कर, हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो इन शब्दों में, इन पंक्तियों में आया है अनुप्रास अलंकार। और मानवीकरण है, जैसे कहीं सांस लेता हूँ तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, है ना। इसमें मानवीकरण अलंकार है। और उड़ने को नभ में तू पर कर देते हो, मानवीकरण अलंकार है। आधुनिक काल की छायावादी काव्य प्रवृत्ति की ये कवि है ही। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं इसमें से। तो चलो आगे वाले जो अभ्यास क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। कवि है बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा? तो ये हमने क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है और अगर चाहो तो हम दोबारा इसको देख लेते हैं। जो रिमझिम करने वाला जो कोमल सुंदर रूप होता है बादल का, एक तो दूसरा होता है गरजने वाला कठोर क्रांतिकारी रूप। कवि समाज में व्याप्त दुख है, भूख है, शोषण, उत्पीड़न जो है वो मिटाना चाहता है। इसलिए बादलों को गरजने वाले, परिवर्तन करने वाले रूप का आह्वान किया है, बुलावा दिया है और इसे ही उचित प्रतीत, यही उचित प्रतीत यहाँ पर हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति जरूरी है और गरजता हुआ बादल ही क्रांति का संदेश वाहक होता है, संदेश देने वाला होता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल है, कविता का शीर्षक उत्साह है, क्यों रखा गया है, ये रह गया बीच में। तो ये देख लेते हैं कि कवि ने इस रचना को उत्साह शीर्षक प्रदान किया ही है। बादलों की हलचल और उसकी गुंजन कवि के मन में किसी नई काव्य रचना की प्रेरणा जगा रहा है। बादलों के गरजने में उसे प्रोत्साहन के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कवि चाहता है कि वह ऐसी कविता लिखे जो समाज के पिछड़े और रूढ़िग्रस्त स्वरूप को बदल कर उसको नई प्रगतिशील जो रूप प्रदान कर सके। ठीक है, अब तीसरे नंबर का है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? तो बादल को कई अर्थों में
संकेत किया है कवि ने यहाँ पर। बादल को कई अर्थों में लिया है, जैसे घेर घेर गगन में, इस पंक्ति में तो एक वीर और उत्साही वीर पुरुष का रूप प्रदान किया है। घेर घेर घोर गगन, है ना। कवि ने और एक रूप ये दिया है कि उसे नवजीवन की प्रेरणा देने वाला माना है, एक कवि के रूप में भी माना है, और एक परोपकारी, उदार हृदय और समृद्ध व्यक्ति की छवि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है बादल की। और उससे आग्रह कर रहा है कि वह संतापों से पीड़ित जगत के समस्त जनों को सुख शांति प्रदान करे। तो कई अर्थों में कवि है बादल को यहाँ पर देख रहा है। और देखो वहाँ पर 4 नंबर का, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य से ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द है जिससे नाद सौंदर्य मौजूद है, यानी जो ध्वनि महसूस हो, शब्दों को पढ़कर ऐसा लगे कि कहीं से ध्वनि आ रही है, ध्वनि का वो हमें सुनाई दे रहा है। तो जैसे घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, और बादल गरजो, वज्र जैसा कठोर, ऐसे हैं वो ध्वन्यात्मक जो शब्द इस कविता में हैं, और नाद सौंदर्य मौजूद है उन शब्दों में। ठीक है, और आगे चलो। अट नहीं रही है कविता से, देखो अब क्वेश्चन है, हमारे छायावाद की एक खास विशेषता, अंतर्मन की बाहों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। अंतर्मन की बाहों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना है छायावाद की कविता की एक विशेषता होती है। और कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये विशेषता है कौन सी पंक्तियों में हो रही है विशेषता, देखें तो यहाँ पर है। तो अट नहीं रही है कविता से, ये बताना है आपको। तो ये पूरी कविता है, कवि ने प्रकृति को मानव के बाहों की सहभागिनी बनाया। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, जो ये शब्द आए हैं, ये विशेषता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, है ना। तो प्रकृति का मानवीयकरण करके कवि ने उसमें मानवीय मनोभावों को प्रतिबिंबित किया है। और कवि अपने हृदय का जो हृदय की जो प्रसन्नता है, आह्लाद है, उसकी छाया प्रकृति में देख रहे हैं। कवि की आँख है वह फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं, यानी कवि फागुन के सौंदर्य से क्यों अभिभूत हैं। फागुन मास की जो प्राकृतिक शोभा है वो इतनी विविध और मनोहारी है कि कवि उस पर मुग्ध हो गया है। उसका मन उस शोभा को निरंतर देखते रहने को कर रहा है। घर घर को महकता पवन, आकाश में अटखेलियां करते पक्षी, पत्तों से लदी डालियां, मंद सुगंध से परिपूर्ण पुष्पों के गुच्छे, पुष्प समूह है, इन सारे दृश्यों ने कवि की आंखों को मंत्रमुग्ध सा कर दिया है। और यही कारण है कि उसकी जो दृष्टि है इस प्राकृतिक वैभव से हटाए नहीं हट रही है। आगे देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किस रूप में किया है, यानी व्यापकता का मतलब है यहाँ पर विस्तृत रूप से, बड़े रूप में। कवि ने कविता के शीर्षक से ही ये जता दिया है कि फागुन की जो शोभा है वह 10 दिशाओं में व्याप्त है, यानी अट नहीं रही है, ये बड़ी समा ही नहीं रही है। तो इस शीर्षक से ही पता चलता है कि फागुन की जो शोभा है वो चारों दिशाओं में व्याप्त है। वह जो परिवेश है, वातावरण है, उसकी सीमाओं में समा नहीं रहा सौंदर्य। जिधर भी दृष्टि जाती है उधर प्रकृति का कोई नया रूप ही सामने आ जाता। कहीं वह सुगंधित पवन के रूप में जन जन की सांसों को सुगंधित कर रही है, महका रही है, तो कहीं लाल हरे पत्तों से लदी डालियां में जो जो सौंदर्य दिखाई दे रहा, सौंदर्य के दर्शन हो रहे हैं। और अगर ऊपर नज़र उठाएं तो आकाश में पक्षियों के रंग बिरंगे पंख छाए हुए हैं, वन है, उपवन है, वाटिकाओं में मंद गंध वाले जो फूल खिले हैं, जो पुष्पमालाएं पहने हुए सुंदरियों का भ्रम उत्पन्न करते हैं। यानी प्रकृति का वह व्यापक रूप न केवल बाह्य जगत तक सीमित है बल्कि जो मनोजगत में भी समाया हुआ है। तभी तो कवि कह रहे हैं कि सौंदर्य लोलुप दृष्टि इस सर्वव्यापिनी शोभा से हटाए भी नहीं हट रही है। यही इसका यहाँ पर तात्पर्य है, व्यापक रूप का वर्णन किया। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो फागुन महीना है वो बसंत ऋतु का महीना होता है, और बसंत ऋतु तो देखो बहुत सुंदर होती है और सौंदर्य प्रकट करती है। चारों तरफ वह सुगंधित हवा फैलाए रखती है, और एक अलग ही मनोहारी अपना चित्र है वह प्रस्तुत किए हुई होती है प्रकृति में। तो फागुन
जो महीने की सबसे मधुर, मादक और प्राकृतिक शोभा से भरपूर बसंत ऋतु का अंग होती है फागुन महीना। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है क्योंकि सब ऋतुओं पर राज करने वाला होता है ना। ग्रीष्म ऋतु की तपन है, आंधी, लू आदि, वर्षा की कीचड़, बाढ़, आवागमन में बाधा तथा शीत ऋतु को ठिठुरन है, हिमपात आदि जनजीवन को त्रस्त करने वाली है। लेकिन बसंत ऋतु है वह इन सभी से मुक्त है। इन्हें बड़ा मतलब शांत वातावरण रहता है, मनमोहक वातावरण रहता है बसंत ऋतु में। फागुन में प्रकृति को नया जीवन मिलता है और वृक्षों पर नए पत्ते, फूल, फल लगते हैं। मंद शीतल सुगंधित वायु चलती है और पशु पक्षी मनुष्य वो मस्त होकर घूमते फिरते हैं। मनुष्य भी उल्लास से भरी जाते हैं और इसी माह में होली का मस्ती भरा उत्सव आता है। वो इन सब विशेषताओं के कारण फागुन का महीना बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। अब इन कविता के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषता भी बतानी है। उत्साह इन कविताओं के आधार पर, यानी दोनों कविताओं के आधार पर, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता है कि उत्साह था अट नहीं रही है। कविता के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। प्रकृति चित्रण है एक, तो इसमें एक काव्य शैली के रूप में देखें तो उत्पीड़न शोषण का जो चित्रण किया है वो देखें तो इस प्रकार इसकी विशेषता है। जैसे प्रकृति का चित्रण हुआ है, निराला ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। उसके कोमल तथा कठोर दोनों ही रूपों का चित्रण हुआ है इसमें। उसकी प्रकृति सजीव है तथा मानव की सहचरी है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तू पर कर देते हो, ये अट नहीं रही है कविता से है। और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ये उत्साह कविता से मतलब इस प्रकृति का चित्रण हुआ है। और जो काव्य शैलियाँ हैं वो है कि वे एक गीति शैली में है और इसमें संक्षिप्त रूप में प्रवाह तथा गीति तत्व निराला के काव्य की प्रमुख विशेषता है। कवि ने प्रतीकों और बिंबों का सहारा लेकर अपनी बात को सरलता से लोगों के सामने व्यक्त की है। कवि ने अपने मनोभावों को निर्बाध व्यक्त करने के लिए मुक्त छंद का प्रयोग किया है। कवि की भाषा खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा उसमें प्रवाह भी है। उत्पीड़न शोषण का चित्रण भी इसमें हुआ है। कवि ने समाज में व्याप्त उत्पीड़न तथा शोषण को सफलता से व्यक्त किया है। कवि परिवर्तन का पक्षधर है। वह बादल से गरजने का आह्वान इसी कारण कर रहा है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हैं हो गए हैं। और ये देखो शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं थोड़ा। धाराधर बादल, धाराधरे पर्यायवाची है, बादल का अर्थ बादल है। उन्मन कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन। निदाग गर्मी, सकल सब सारे। आभा चमक, वज्र कठोर भीषण। अट यानी समाना, प्रविष्ट, पाट पाट, जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। पट समा नहीं रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। तो बच्चों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो हैं सारे आपके पास से पहुंच जाए समय पर। धन्यवाद।